नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल नव भारत गोदारा में आपका हार्दिक स्वागत। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज कक्षा 7 की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो स्थलमंडल है वह अनेक प्लेट है इसके अंदर, जिसे सतलमंडलीय प्लेट कहते हैं, जिन्हें सतलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वह एक वृत्तीय रूप में घूमता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उनके बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित या एडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं और कभी धीमी गति। भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये आगे चार्ट दे रखा है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक तो अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। इसमें आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल। और इसमें बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। सतलमंडलीय प्लेट। भूपर्पट्टी अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यह ज्वालामुखी का चित्र दे रखा है, जिसमें मेटल होती है। अंदर पृथ्वी के अंदर मेटल परत है, उसके बाद पर्पट्टी है, उसमें से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसके ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं और इसको निकास वेंट कहते हैं। ये जो नीचे जम जाता है ये लावा, ये है मैग्मा प्रकोष्ठ। मैग्मा अत्यधिक दबाव के कारण मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। इसी प्रकार सतलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी पर कंपन होता है गतिशील प्लेटों के कारण, तो ये भूकंप कहलाता है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जो भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन का आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो उद्गम केंद्र है उसके भूसतह पर, ये मान लो पृथ्वी के अंदर उद्गम केंद्र है, यहाँ से जैसे भूकंप उत्पन्न हुआ है और ये पृथ्वी पर जो स्थान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र के निकट भाग होता है उस पे सबसे ज़्यादा हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे एक चित्र के माध्यम से हमें समझाया गया है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थान, और इसी के सीध में बिल्कुल धरातल के ऊपर वह स्थान जहां भूकंप आता है वह अधिकेंद्र। ये है प्लेट की सीमाएं। ये अलग अलग प्लेटें हैं। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये आपके आगे कक्षा में आएंगे तीनों तरंगे। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे चलिए साथियों, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब से मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप। भुज की तबाही, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। ये 26 जनवरी को आया था 2001 को। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा इससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी ये है। भूकंप के बचाव की तैयारी। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, आग वाले स्थान पर नहीं जाना, चिमनी के आसपास नहीं जाना, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। पहले से तैयार रहें।
मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित रहती है। अपक्षय क्या होता है और अपरदन जो मिट्टी का कटाव करके मिट्टी एक दूसरे से माध्यम से आगे की तरफ चली जाती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी पर सतह के शैलों के टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम आदि विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जो विभिन्न घटकों द्वारा इधर उधर चला जाता है उसे अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित यानी कि स्थान पर जमा होना। अपरदन एवं निक्षेपित का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ का निर्माण करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होता है साथियों? जब कोई नदी या पानी आगे चलता है और वो किसी ढलान वाले स्थान पे नीचे गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। जैसे जलप्रपात किसे कहते हैं? देखिए, नदी जल के दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अगर कठोर शैल नहीं हो तो वो नदी अपने साथ बहा के ले जाएगी, अगर कठोर शैल है तो ही जलप्रपात बन पाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। जैसे ये देखिए, नदी जा रही है, ये जैसे घूम रही है, उनको विसर्प कहा जाता है और ये नदी से कट के अलग हो गया, उसको चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है।
तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। मुख्य नदी ये वितरिका फट गई और इसमें लाए हुए जो अवसाद है उनका निक्षेपण करके ये डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये जो टकराती हैं, लहरें टकराती हैं पत्थर से, सतल से, तो इसमें गुफा का निर्माण होता है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। आर पार हो जाता है जल, उसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। यह केवल दीवार बचती है। दीवार ऐसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। ये जो छत को भी तोड़ देता है उसे स्टेक कहते हैं। सीधा पत्थर होता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलासी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलासी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का एक प्रमुख कारण है। पवन होता है जिसके कारण रेत इधर से उधर चली जाती है और जम जाती है। रेगिस्तान आप छत्र के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप
पाए जाते हैं। धन्यवाद साथियों।